Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 22nd May 2026. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. First topic is about Cockroach Janata Party and Section 69A of IT Act. कॉकरोच जनता पार्टी, इसके बारे में मुझे उम्मीद है आपने पहले ही सुन जरूर लिया होगा। ये कोई ऑफिशियली रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। ये एक सटारिकल पॉलिटिकल या सोशल मीडिया मूवमेंट है जो भारत के अंदर रिसेंटली स्टार्ट हुआ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए। हुआ क्या कि लास्ट वीक हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ड्यूरिंग अ सुप्रीम कोर्ट हियरिंग सेड, एक आउटबर्स्ट हुआ उनका और उस आउटबर्स्ट में उन्होंने कहा कि देयर आर यंगस्टर्स लाइक cockroaches who do not get any employment and do not have any place in profession. Some of them become media, some of them become social media RTI activists and they start attacking everyone. बाद में उन्होंने क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश की कि नहीं नहीं, मेरा मतलब ये था कि ऐसे लोग जो फर्जी डिग्री ले लेते हैं, मैं तो यूथ की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, दे आर पिलर्स ऑफ इंडियाज डेवलपमेंट, ये सब उन्होंने कहा। लेकिन उन्होंने ये क्लैरिफिकेशन बाद में दिया। जो ओरिजिनल स्टेटमेंट था वो तो साफ साफ ऐसा कुछ था, यंगस्टर्स आर लाइक कॉकरोचेस। नेचुरल सी बात है कि इसके बाद एक ऑनलाइन आउटरीच स्टार्ट हुआ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। उसी कॉन्टेक्स्ट में एक बॉस्टन यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं अभिजीत दिपके। ही स्टार्टेड एन ऑनलाइन पेज, ऑनलाइन सोशल मीडिया मूवमेंट, जिसका नाम रखा कॉकरोच जनता पार्टी, जिसमें कई सारे यंगस्टर्स ज्वाइन करने लगे। मिलियंस में उनके फॉलोअर्स होने लगे ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे। अब इसी कारण से करंट डेवलपमेंट ये हुआ है कि सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी का जो ट्विटर अकाउंट है, अब उसको क्या कहते हैं, एक्स कहते हैं, तो एक्स अकाउंट को ब्लॉक करने का निर्देश दिया है एक्स प्लेटफॉर्म को, यानी कि ट्विटर को। सरकार ने ये कॉकरोच जनता पार्टी का जो ट्विटर अकाउंट है उसको ब्लॉक करने का निर्देश दिया है, यूजिंग इट्स पावर अंडर सेक्शन 69A ऑफ IT एक्ट 2000। सेक्शन 69A ऑफ IT एक्ट के बारे में बात करेंगे, बट मेरे दिमाग में बस इतना आ रहा था कि जैसे दाग अच्छे हैं, ऐड आता है ना, वैसे ही कॉकरोच भी अच्छे होते हैं। उनके डर से कम गंदगी नहीं फैलाते लोग, कि अगर हम गंदगी फैलाएंगे तो कॉकरोच आ जाएंगे। तो वैसे ही जो करप्शन नाम की गंदगी है उसको कम करने के लिए थोड़े से कॉकरोचेज जरूरी हैं, जो सोशल मीडिया पे और RTI एक्टिविस्ट के फॉर्म में एक्टिव रहते हैं। उनका डर भी थोड़ा जरूरी है। इससे ज़्यादा और कुछ कहने का कोई खास मतलब नहीं है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चार्जेस लग जाएंगे। मैं नहीं चाहता ये हमारा ये अकाउंट ब्लॉक हो, राइट। मूविंग फॉरवर्ड, सेक्शन 69A ऑफ IT एक्ट। इसी एक और बात है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फायदा ये हुआ है कि नाउ मीडिया हैज बीन डेमोक्रेटाइज्ड, एवरीवन इज कंटेंट जनरेटर। उसका नुकसान भी है, वी आर इन द एज ऑफ इन्फोडेमिक, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हैं, उसमें सही गलत का अंदाजा लगा पाना कि कौन से जेन्युइन है कौन से फेक हैं वो कठिन हो जाता है, ये नुकसान है। वी आर इनटू अ सोसाइटी जिसको कहा जाता है पोस्ट ट्रुथ सोसाइटी, जहाँ पे सही और गलत के बीच में डिस्टिंक्शन कर पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है बिकॉज ऑफ barrage of information, mainly because of social media platform, because everyone is now content generator, media has been now democratized। लेकिन एक फायदा भी है, जो एलिटिस्ट ग्रुप है समाज का, अब वो थोड़ा आंसरेबल और अकाउंटेबल हो गया है, क्योंकि उसको पता है कि अब ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी करके बच जाएंगे। अगर वो कोई अनड्यू मीन्स लेते हैं तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू दे मे गेट एक्सपोज्ड। लोग वीडियो बनाने लगते हैं, तुरंत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लोग डाल देंगे, फिर कई सारे कमेंट्स आने लगेंगे, लोग चर्चा करने लगेंगे। जैसे इसी पर्टिकुलर केस में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के कारण ही इतना आउटरीच हो पाया है। तो ये सब कुछ फायदे भी हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के। मीडिया हैज बीन नाउ डेमोक्रेटाइज, इट इज नाउ नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू फ्यू
groups, institutions which could be easily controlled or manipulated. Coming back to the current development कि गवर्नमेंट हैज नाउ आस्क्ड दिस कॉकरोच जनता पार्टी का ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक करने के लिए अंडर सेक्शन 69A ऑफ आईटी एक्ट। सेक्शन 69A ऑफ आईटी एक्ट क्या कहता है कि द गवर्नमेंट कैन ब्लॉक एन ऑनलाइन कंटेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, सोवरेनिटी या पब्लिक ऑर्डर। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, उसके अंतर्गत ये सेक्शन है सेक्शन 69A। कोई भी ऐसा ऑनलाइन कंटेंट है जो पब्लिक ऑर्डर, भारत की सोवरेनिटी और नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है, उसको ब्लॉक किया जा सकता है यूजिंग दिस प्रोविजन। तो करंट केस में आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो हैज फ्लैग्ड दिस इशू। उनका मानना है कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी मूवमेंट है, इट इज स्प्रेडिंग इन्फ्लेमेटरी कंटेंट। ये बात भी सही है कि अब इस प्लेटफॉर्म पे अगर आप देखें तो बहुत सारे यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा अपना फ्रस्ट्रेशन आउटबर्स्ट कर रहे हैं। तो कुछ कुछ मामले में इसको इन्फ्लेमेटरी कंटेंट माना जा सकता है, जो आईबी का मानना है कि भारत के सिक्योरिटी के लिए खतरा हो सकता है इफ दिस चैनल फर्दर अटेन्स पॉपुलरिटी। कुछ बातें आपको प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से ध्यान रखनी है कि देयर इज नो प्रायर अप्रूवल रिक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर यूजिंग सेक्शन 69A ऑफ आईटी एक्ट। जैसे कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है बिफोर asking an intermediary to block the content on social media platform, जैसे यूट्यूब को, इंस्टाग्राम को, ट्विटर को, दीज आर नोन एज इंटरमीडियरीज। उनको सरकार आदेश दे सकती है अंडर सेक्शन 69A ऑफ आईटी एक्ट कि आप इस पर्टिकुलर कंटेंट को रिमूव करें, और उस आदेश देने के लिए उनको किसी भी कोर्ट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाद में सच ऑर्डर्स रिलीज्ड बाय द गवर्नमेंट में बी सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। एक बार कंटेंट हटा दिया गया, लेकिन बाद में कोर्ट के अंदर क्वेश्चन रेज किया जा सकता है रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ द गवर्नमेंट्स ऑर्डर, ये कितना जस्टिफाइबल है, क्योंकि हमारा एक फंडामेंटल राइट भी तो है आर्टिकल 19(1)(a), फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एंड सोशल मीडिया प्रोवाइड्स अस वन प्लेटफॉर्म फॉर आवर एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो इस कारण से बाद में जुडिशियल रिव्यू हो सकता है ऑफ एनी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास्ड अंडर सेक्शन 69A। इन द मीनवाइल ये भी देखिए कि जब ये कॉकरोच जनता पार्टी का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक किया गया, तो फिर एक नया अकाउंट तुरंत खोल दिया अभिजीत दिपके ने, कॉकरोच इज बैक। और भी कई सारे इस तरीके के पैरोडी अकाउंट्स चल रहे हैं, कॉकरोच न्यूज, कॉकरोच इंडिया, तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। इंस्टाग्राम पेज अभी भी कॉकरोच जनता पार्टी का एक्टिव है। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट बीसीसीआई इज आउटसाइड द एम्बिट ऑफ आरटीआई। इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंडियन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, जीएस पेपर 4 एथिक्स एंड इंटीग्रिटी। एथिक्स एंड इंटीग्रिटी जो आपका सिलेबस में है पेपर जीएस पेपर 4, उसमें सीधा सीधा राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट मेंशन किया हुआ है, बिकॉज इट ब्रिंग्स अकाउंटेबिलिटी एंड आंसरेबिलिटी फॉर दोज हु आर इन पब्लिक पोजीशन। इंफॉर्मेशन के कारण ट्रांसपेरेंसी आती है, ट्रांसपेरेंसी के कारण आंसरेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी वाला मैकेनिज्म स्ट्रेंथन होता है। इसी कारण से एथिक्स एंड इंटीग्रिटी में, एथिक्स इन गवर्नेंस वाले सेगमेंट में ये टॉपिक सिलेबस के अंदर है। आरटीआई एक्ट साल 2005 में लाया गया। देखिए 1975 में ही, मैं थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं, राजनारायण केस में ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राइट टू इंफॉर्मेशन इज अ फंडामेंटल राइट and it should be seen as implicit part of Article 19(1)(a), freedom of speech and expression। अगर हमें बोलने का अधिकार है, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने का अधिकार है, तो इस अधिकार का मीनिंग तभी है जब हमारे पास सही इंफॉर्मेशन पहुंचे। तो राइट टू इंफॉर्मेशन इज एन इंट्रिकेट ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन गारंटेड अंडर आर्टिकल 19(1)(a। ऑन दैट बेसिस 1975 में ही सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया था कि राइट टू इंफॉर्मेशन शुड बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट, इम्प्लिसिट पार्ट ऑफ आर्टिकल 19(1)(a। बाद में राइट टू इंफॉर्मेशन को टेंजिबल तरीके से सिटीजन्स तक अवेलेबल कराने के लिए सरकार ने आरटीआई एक्ट पास किया साल 2005 में।
इस एक्ट के अंतर्गत ऑल द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल हो, स्टेट हो या लोकल बॉडीज हो, उनके अंदर जो भी इंस्टीट्यूशन से ऑफिसर्स आते हैं, दे आर आंसरेबल टू द पब्लिक विथ रिस्पेक्ट टू देयर फंक्शनिंग। इस कानून के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस देखते हैं। सेक्शन 2H डिफाइंस पब्लिक अथॉरिटी। पब्लिक अथॉरिटीज जिनसे आम जनता इंफॉर्मेशन सीख कर सकती है। तो कौन कौन इंस्टीट्यूशंस पब्लिक अथॉरिटी कहे जाएंगे वो डिफाइन किया गया है सेक्शन 2H में। तो पब्लिक अथॉरिटी आर एनी बॉडी, इंस्टीट्यूशन और अथॉरिटी of self-government established by the कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट, सेंट्रल लॉज और गवर्नमेंट नोटिफिकेशन। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो, स्टैट्यूटरी बॉडी हो या कोई भी बॉडी हो जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से भी स्टैब्लिश किया गया, वो सब के सब पब्लिक अथॉरिटी में आएंगे। प्लस पब्लिक अथॉरिटी विल ऑल्सो इंक्लूड एनजीओज दैट आर ओन्ड, कंट्रोल्ड और सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड बाय एनी गवर्नमेंट। मतलब कोई एनजीओ है, कोई प्राइवेट एंटिटी है, अगर उसको गवर्नमेंट फंडिंग मिल रही है तो उस केस में भी उस ऑर्गेनाइजेशन को, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को पब्लिक अथॉरिटी माना जाएगा एंड दैट ऑर्गेनाइजेशन विल बी सब्जेक्ट टू राइट टू इंफॉर्मेशन। उसके अलावा सेक्शन 8 सब क्लॉज 2 परमिट्स डिस्क्लोजर व्हेन पब्लिक इंटरेस्ट आउटवेज कॉन्फिडेंशियलिटी। देखिए, कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब होल्डिंग फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन टू कॉमन पब्लिक। ये भी कुछ कुछ केसेस में महत्वपूर्ण हो जाता है, मेनली जहां पे देश की सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर, मोरालिटी, डिसेंसी मेंटेन करने का मामला है। तो यही सब तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं अंडर आर्टिकल 19(2). तो ऑल फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर, राइट? In fact, none of them are absolute in nature. There are some reasonable restrictions imposed in the Constitution itself. तो इस कानून में भी ऐसी ही कुछ बात की गई है। देयर आर राइट्स टू कॉमन सिटीजन्स जहां पे हम इंफॉर्मेशन सीख कर सकते हैं, लेकिन वो इंफॉर्मेशन हमें तभी मिलेगा जब पब्लिक इंटरेस्ट आउटवेज कॉन्फिडेंशियलिटी। सो इन सम केसेस देयर हैव बीन प्रोविजन जहां पे इंफॉर्मेशन कुड नॉट बी शेयर्ड विद कॉमन पीपल, जहां पे कॉन्फिडेंशियलिटी बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट देन पब्लिक इंटरेस्ट। Confidentiality especially for ensuring law and order and security of the state, maintaining sovereignty of the state. तो सेक्शन 8 डिफाइंस कि कंडीशंस जहां पे इंफॉर्मेशन देने से रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, जहां पे कॉन्फिडेंशियलिटी बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट देन पब्लिक इंटरेस्ट। उसके अलावा सेक्शन 22 सेज दैट आरटीआई एक्ट विल टेक प्रेसिडेंस ओवर एनी इनकंसिस्टेंसी विथ अदर लॉज। अगर किसी दूसरे लॉ के साथ इनकंसिस्टेंसी होता है तो उस केस में आरटीआई के प्रोविजंस को ज्यादा महत्व दिया जाएगा रादर देन दैट पर्टिकुलर लॉ। आरटीआई कैसे फाइल करते हैं उससे रिलेटेड कुछ बेसिक स्टेप्स देख लेते हैं। तो एक रिटन एप्लीकेशन देना होता है विद सम नॉमिनल फी। दिस फी इज एग्जेम्प्टेड फॉर बीपीएल सिटीजन। अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिस है तो फिर हर एक सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस में एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है। लाइकवाइज स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिस में स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर अपॉइंट करती है। तो जो कोई भी सरकारी ऑफिस है, कोई भी पब्लिक अथॉरिटी है, एनी पब्लिक अथॉरिटी हैज टू अपॉइंट अ पीआईओ, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस हो या स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिस हो। और जो कॉमन सिटीजन है जो इन्फॉर्मेशन डिराइव करना चाहता है उसको एक रिटन एप्लीकेशन लिख करके पीआईओ के पास सबमिट करना होता है। उस ऑफिस में उसको अपना एप्लीकेशन सबमिट करना होगा जहां से वो इन्फॉर्मेशन डिराइव करना चाहता है। नाउ पीआईओ हैज टू फर्निश इंफॉर्मेशन, sought after information to this applicant within 30 days। तो नॉर्मल केसेस में 30 दिनों के अंदर इंफॉर्मेशन शेयर करना है पीआईओ को विद द एप्लीकेंट। लेकिन इन मैटर ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, अगर एप्लीकेशन में लिखा हुआ है कि मामला लाइफ एंड लिबर्टी का है तो उस केस में पीआईओ हैज टू फर्निश इंफॉर्मेशन विद इन 48 आवर्स। अगर पीआईओ अपने इस टाइम फ्रेम में इंफॉर्मेशन नहीं देता है टू द एप्लीकेंट, then the applicant can move to an appellate authority। so every PIO के ऊपर एक appellate authority होती है, और अगर appellate authority भी records नहीं प्रोवाइड करता है, इंफॉर्मेशन नहीं शेयर करता है, तो in that case the
applicant can move to Central Information Commission if the matter belongs to a central government office. The applicant can move to State Information Commission if the matter belongs to State Government Office. उसके अलावा एक बात और प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ध्यान रखिएगा कि साल 2019 तक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स के जो सैलरी टर्म्स ऑफ सर्विसेज थे दे मैच्ड विथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स. तो ऐसा इस कानून में लिखा हुआ था कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के सैलरी टर्म्स एंड कंडीशंस विल बी लाइक CEC, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स के जो सैलरी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे दैट विल मैच विथ इलेक्शन कमिश्नर्स. लेकिन साल 2019 में अमेंडमेंट किया गया और उसके बाद अब क्या है कि नाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर टू सेट द टर्म्स ऑफ ऑफिस, सैलरीज, अलावेंस ऑफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स एज वेल एज चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर. Current news is with respect to application of right to information over BCCI. हुआ क्या कि रिसेंटली एक दिल्ली के रेजिडेंट ने जानने की कोशिश की कि BCCI प्लेयर्स किस ग्राउंड पे सेलेक्ट करती है. तो उसके जवाब में रिप्लाई आया कि BCCI डज नॉट कम अंडर RTI. बेसिकली BCCI के अंदर एक RTI फाइल करने की कोशिश की गई कि आपने किस ग्राउंड पे प्लेयर सेलेक्ट किए हैं. तो जवाब आया कि BCCI डज नॉट कम अंडर RTI एम्बिट. तो फिर अल्टीमेटली एपिलेट अथॉरिटी से होते हुए मामला सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास पहुंचा. सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने भी ये माना कि BCCI इज नॉट ए पब्लिक अथॉरिटी अंडर RTI एक्ट. तो ये जो पब्लिक अथॉरिटी का डेफिनेशन है सेक्शन 2 सब क्लॉज H, उसके अंतर्गत BCCI नहीं आता है. And that is why BCCI cannot be compelled to disclose information under RTI. BCCI एक सोसाइटी की तरह रजिस्टर्ड है. It is registered under Tamil Nadu Societies Registration Act of 1975. So it's a private association first of all. दूसरा, BCCI does not receive any grant, substantial grant from the government. उसको कोई गवर्नमेंट से कोई फंडिंग वगैरह नहीं मिलती. That is why BCCI is outside the ambit of RTI. एक कानून भी लेकर के आई थी भारत सरकार पिछले साल इन ऑर्डर टू रेगुलेट स्पोर्ट्स रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन. उस कानून का नाम है नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट ऑफ 2025. इसके अंतर्गत कहा गया है कि स्पोर्ट्स बॉडीज दैट रिसीव ग्रांट फ्रॉम द गवर्नमेंट शैल बी ट्रीटेड पब्लिक अथॉरिटीज फॉर RTI एक्ट. बट BCCI डज नॉट रिसीव एनी सच ग्रांट एंड दैट इज वाई इट फॉल्स आउटसाइड द स्टैट्यूटरी प्रोविजन ऑफ RTI. ये जो दिल्ली के रेजिडेंट हैं जिन्होंने कंप्लेन किया था सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम BCCI, उन्होंने इस ग्राउंड पे कंप्लेन किया था कि BCCI को स्टेडियम्स तो प्रोवाइड किया जाता है क्रिकेट मैच कराने के लिए, BCCI को सिक्योरिटी तो प्रोवाइड करती है स्टेट जब भी कोई क्रिकेट मैच वगैरह होता है, तो उस ग्राउंड पे स्टेट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सपोर्ट तो करता है BCCI को. भाई सिक्योरिटी ऑफिसर्स तो अपॉइंट करते हैं ना, पुलिस ऑफिसर्स तो होते हैं ना इन टू इंश्योर दैट मैचेज में कोई लॉ एंड ऑर्डर का इशू ना हो. तो इस तरीके से इनडायरेक्टली तो सपोर्ट कर रहे हैं. फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्ट तो है. इस ग्राउंड पे ही क्लेम्ड कि BCCI शुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज a public authority under RTI, but his plea was rejected by Central Information Commission. एथिक्स एंड इंटीग्रिटी में RTI का क्या रोल है? जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, RTI से कैसा होता है कि इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी होते हैं, लोग के पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आता है. जब इन्फॉर्मेशन आता है तो गवर्नेंस के अंदर ट्रांसपेरेंसी आती है, अकाउंटेबिलिटी आती है. उसी के ऊपर ये प्रश्न है. आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें. इफ नीडेड यू कैन रीड द हिंट्स ऑल्सो. Next topic is about International Day of Biodiversity, important from our syllabus GS paper 3 environment point of view. देखिए थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं. 1992 में रियो डे जेनेरियो ब्राजील के अंदर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस कराई गई अंडर द एम्बिट ऑफ यूनाइटेड नेशंस. इस कॉन्फ्रेंस का नाम था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जो स्टॉकहोम सबमिट हुई थी 1972 में. उसके 20 साल बाद ये सबमिट हुई, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट. दिस इज ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज अर्थ समिट, हेल्ड इन 1992 रियो डी जेनेरियो. यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस साइन किए गए, इंटरनेशनल एग्रीमेंट विथ रिस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट. पहला कन्वेंशन था यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी
दूसरा यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC। साथ ही साथ दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी एग्री किए गए बाय द पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज इन दिस कॉन्फ्रेंस अर्थ समिट। पहला डॉक्यूमेंट था रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। इट कंटेन 27 प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दूसरा था एजेंडा 21। एजेंडा 21 इंक्लूडेड एक्शन प्लान फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन 21st सेंचुरी। तो बेसिकली दो कन्वेंशन फाइनलाइज हुए इस अर्थ समिट में, प्लस दो डॉक्यूमेंट्स अडॉप्ट किए गए, एक रियो डिक्लेरेशन ऑन अर्थ एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट और दूसरा एजेंडा 21। ये जो एजेंडा 21 है, दोनों का लक्ष्य यही था कि कैसे 21st सेंचुरी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाए। रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट वाज मोर अबाउट प्रिंसिपल्स एंड आइडियाज टू 27 प्रिंसिपल्स वहां अडॉप्ट किए गए। एजेंडा 21 में बात की गई एक्शनेबल स्ट्रेटेजी की इन ऑर्डर टू अटेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो बोथ दीज डॉक्यूमेंट्स एम्ड एट अटेनिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट ओनली। एजेंडा 21 में एक चैप्टर है, चैप्टर 12, which emphasized on need of combating desertification। और इसी चैप्टर के बेसिस पे बाद में 1994 में एक और इंटरनेशनल कन्वेंशन साइन किया गया, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, जिसका लक्ष्य है डेजर्टिफिकेशन के स्प्रेड को रोकना। तो आप कह सकते हैं कि जो अर्थ समिट है जो 1992 में कराई गई इन रियो डी जेनेरियो, उससे तीन मोटे मोटे कन्वेंशंस निकल करके आए। दो तो सीधे सीधे वहीं से निकल करके आए, UNCBD यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC। तीसरा जो कन्वेंशन है UNCCD यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन, दैट वाज नॉट डायरेक्ट आउटकम ऑफ रियो अर्थ समिट, बट इट वाज फाइनलाइज्ड लेटर ऑन इन 1994। इट वाज आउटकम ऑफ Agenda 21, a document that was adopted during Earth Summit. Now, today's discussion is with respect to UN Convention on Biological Diversity, UNCBD. You see, 1992 में, on 22nd May, the text of United Nations Convention on Biodiversity was adopted at a conference in Nairobi, Kenya. तो देखिए, अर्थ समिट हुई, अर्थ समिट में मोटी मोटी बातें डिस्कस हुई। बाद में अर्थ समिट के इस प्रोविजन को फाइनली अडॉप्ट किया गया। यू सी, फिर से समझते हैं, ये जो UNCBD है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, इसके टेक्स्ट को कंपाइल किया गया ऑन दिस डे 22 मई 1992 को। फिर से समझते हैं, क्रोनोलॉजिकली समझिए। 22 मई 1992 को इसके टेक्स्ट को कंपाइल किया गया इन नैरोबी, केनिया। बाद में जून महीने में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस हुई, यानी कि ये जो अर्थ समिट हुई, वहां पे UNCBD वाज अडॉप्टेड। फाइन। तो टेक्स्ट वाज फाइनलाइज्ड ऑन 22 May of 1992, and that is why 22 May is celebrated as UN International Day of Biodiversity since 2001. तो आई होप क्रोनोलॉजिकली आप बात समझ रहे हैं। 22 मई को UNCBD, जो बाद में जाकर के अडॉप्ट होगा ऑन UN प्लेटफॉर्म ड्यूरिंग अर्थ समिट, उसके टेक्स्ट को फाइनलाइज किया गया एट ए कॉन्फ्रेंस इन नैरोबी, केनिया, एंड दैट इज व्हाई 22 मई इज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड एज इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो आज का दिन पूरे दुनिया भर में इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। ये जो इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, यहीं पे टेक्स्ट फाइनलाइज किया गया, बाद में UNCBD फाइनलाइज किया गया। ये जो UNCBD है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, इसके तीन मुख्य गोल हैं। ऑफ कोर्स बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना, सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंपोनेंट्स, बायोलॉजिकल जो कंपोनेंट्स हैं उसका सस्टेनेबल यूज, साथ ही साथ फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम जेनेटिक रिसोर्सेज। तो जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, उनसे अगर कोई भी रिसोर्स एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है तो उसका बेनिफिट दुनिया में सारे देशों को मिले फेयर तरीके से। कोई एक देश या कोई एक कंपनी उसको डिस्प्रोपोर्शनेट तरीके से उसके सारे बेनिफिट्स को एक्सट्रैक्ट ना करे। UNCBD जो अर्थ समिट में फाइनलाइज हुआ, इसका इट्स अ लीगली बाइंडिंग ट्रीटी। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रिंस पर्सपेक्टिव से आपको याद रखना है,
एंड साल 2026 में जब हम इसको मना रहे हैं आज के दिन, तो इसका थीम है एक्टिंग लोकली फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट। इंडिया इज ऑल्सो पार्टी टू यूएनसीबीडी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, जो 1992 में फाइनलाइज हुई। इसका पार्टी भारत भी है। तो भारत में इस कानून को, इंटरनेशनल लॉ को इम्प्लीमेंटेशन देने के लिए भारत सरकार एक कानून लेकर के आई, बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002। इसके अंतर्गत 3 लेवल पे अथॉरिटीज बनाई गई हैं। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी एट यूनियन लेवल, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स एट स्टेट लेवल एंड बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज एट लोकल बॉडीज। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी हैज पावर ऑफ अ सिविल कोर्ट। तो ये जो कानून लाया गया है, इट हैज बीन ब्रॉट इन ऑर्डर टू गिव इम्प्लीमेंटेशन टू यूएनसीबीडी, प्रोटेक्ट इंडियाज रिच बायोडाइवर्सिटी एंड ऑफ कोर्स प्रिवेंट बायोपायरेसी। बायोपायरेसी होता क्या है? बायोपायरेसी का मतलब जब कोई एक कंपनी, कोई बड़ी सी कॉरपोरेट किसी ट्रेडिशनल नॉलेज को अपने नाम पे पेटेंट करा ले और उसका सारा कॉमर्शियल बेनिफिट वो खुद एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करे, तो इस सिचुएशन कहा जाता है बायोपायरेसी। मैं एग्जांपल की मदद से समझाता हूं। ऐसा केस हो चुका है जहां पे अमेरिका की एक कंपनी ने टर्मरिक, हल्दी का एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होता है, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होता है, इस फीचर को ढूंढने के लिए अपने नाम पे इसको पेटेंट कराने की कोशिश की कि टर्मरिक का एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होता है, ये हमने ढूंढा है, इसलिए हम इसको अपने नाम पे पेटेंट कराएंगे। ये कराने की कोशिश की। जबकि भारत में कई सालों से, कई हजारों सालों से हम लोग टर्मरिक को इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर इट्स एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज एंड एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज। तो इस एक्टिविटी को कहा जाता है बायोपायरेसी। अल्टीमेटली इट वाज नॉट अलाउड। फ्रॉडुलेंट अटेम्प्ट टू फ्रॉडुलेंट पेटेंट ऑफ अ बायोलॉजिकल रिसोर्स फॉर प्रॉफिट, स्पेशली व्हेन दैट इंफॉर्मेशन इज यूज्ड बाय द इंडिजिनस कम्युनिटी फॉर जनरेशंस। ऐसी एक्टिविटी को कहा जाता है बायोपायरेसी। तो बायोपायरेसी की एक्टिविटी ना हो, इसी को इंश्योर कराने के लिए ये 3 अथॉरिटीज बनाई गई हैं। साथ ही साथ भारत के अंदर एक डिजिटल लाइब्रेरी भी बनाई गई है, ट्रेडिशनल डिजिटल नॉलेज लाइब्रेरी, TKDL, जिसमें तमाम इस तरीके के जो हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज हैं उनको अब स्टोर किया जा रहा है डिजिटली, ताकि आगे से कोई कॉरपोरेट, कोई बिग कॉन्ग्लोमरेट कोशिश ना करे हमारे देश की जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको अपने नाम पे पेटेंट कराने की या बायोपायरेसी करने की। तो बायोडाइवर्सिटी एक्ट यूएनसीबीडी को इम्प्लीमेंटेशन देने के लिए भारत के अंदर आया है। यूएनसीबीडी अर्थ समिट में अडॉप्ट हुआ। उसके टेक्स्ट को 1992 के 22 मई को अडॉप्ट किया गया था, एंड दैट इज वाई 22 मई इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इस साल का थीम है एक्टिंग लोकली फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। On the basis of our discussion, this is prelims practice question. Please attempt this question and submit the answer in the comment section. Next topic is about India-Africa Forum Summit and International Big Cat Alliance Summit has been postponed. Prelims perspective से important है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि in the last week of May and the first week of June, 2 important summit भारत में होने वाले हैं। 4th India-Africa Summit and International Big Cat Alliance Summit। ये दोनों के दोनों समिट को पोस्टपोन कर दिया गया है बिकॉज ऑफ इबोला आउटब्रेक इन अफ्रीका। भारत और अफ्रीकन यूनियन ने मिल करके फैसला किया है कि अभी के लिए इस समिट को पोस्टपोन किया जाए। ये जो 3rd इंडिया अफ्रीका फोरम समिट हुई थी साल 2015 में, अब चौथी कराई जा रही है साल 2026 में। साल 2015 में जो 3rd इंडिया अफ्रीका फोरम समिट हुआ था उसको भी 1 साल पोस्टपोन किया गया था बिकॉज ऑफ इबोला आउटब्रेक इन अफ्रीका। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में भी कई सारे अफ्रीकन कंट्रीज पार्टिसिपेट करने वाले थे। इंडिया अफ्रीका समिट में तो पार्टिसिपेट करने वाले थे ही अफ्रीकन कंट्रीज। अफ्रीका के अंदर 2 देश हैं, युगांडा और DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जहां पे अभी इबोला का आउटब्रेक हुआ है सीवियर तरीके से। इसी कारण से इन दोनों समिट्स को पोस्टपोन किया गया है। अफ्रीकन यूनियन की अगर हम बात करें तो अफ्रीका के 55 देशों ने मिल करके, सारे के सारे जो देश हैं अफ्रीका के, उन्होंने मिल करके एक ग्रुप बनाया है अफ्रीकन यूनियन। का लक्ष्य है इनके बीच में सॉलिडरिटी को स्ट्रेंथन करना। अफ्रीकन यूनियन को G20 का भी मेंबरशिप दे दिया गया है, ये तो बात आप जानते ही हैं। अफ्रीकन यूनियन वाज ऑफिशियली लॉन्च्ड इन 2002। इसका हेडक्वार्टर है इन एडिस अबाबा, दैट इज इन इथोपिया। Agenda 2063 is associated with African Union. It is a document that has been adopted by African Union to ensure development of African countries by the year 2063. इस टॉपिक के बेसिस पे सिंपल प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। एग्रीकोला मेडल से रिलेटेड जो प्रश्न था, इट इज अवार्डेड बाय FAO, दैट इज ट्रू।
But FAO was not established in 1955. It was rather established in 1945 and its headquarter is in Rome, Italy. So the second statement is wrong. CTC का पूरा नाम होगा क्रस, टीयर एंड कर। जैगरी प्रोडक्शन में दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। महाराष्ट्र नहीं है टॉप पे, उत्तर प्रदेश है टॉप पे 48.5% प्रोडक्शन के साथ। और भारत दुनिया के सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है बट नॉट 30%, वी रादर प्रोड्यूस 70% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन। इंटरनेशनल बुकर प्राइज, पहला स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन ताइवान ट्रेवलॉग हैज वोन इंटरनेशनल बुकर प्राइज, यहाँ तक तो सही है, बट इट इज नॉट ए जापानीज लैंग्वेज ट्रांसलेशन, इट इज रादर चाइनीज मैंडेरिन ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश। इसलिए सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। प्रगति से रिलेटेड दोनों स्टेटमेंट सही है। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।